प्रतिभा जब से शादी होकर आई से वो बहुत उदास थी, क्योंकि ना तो उसकी सास उससे ठीक से बात करती थी और ना ही उसकी ननद। उन दोनों को तो बस मौका चाहिए होता था प्रतिभा को तंग करने का। क्या बात है मम्मी, आज तुम रसोई में बर्तन कर रही हो? काम वाली नहीं आई क्या? नहीं बेटा, वो तो गांव चली गई है, काम छोड़ दिया है उसने। अब क्या करूं, बहू तो सुबह जल्दी उठती नहीं है, और अगर उठ भी जाए तो उठते ही वो अपने सिलाई के काम में लग जाती है। अब तुझे भी तो ऑफिस जाना है और सलोनी भी आजकल यहीं आई हुई है। जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती वो भी कोई काम नहीं कर सकती घर का। इसीलिए अब ले देकर मैं ही बची हूँ इस घर का काम करने के लिए। सोचा पहले बर्तन कर लेती हूँ और एक तरफ तेरे लिए टिफिन पैक कर दूंगी। तो दूसरी काम वाली रख लो माँ। दूसरी काम वाली इतनी आसानी से कहाँ मिलती है बेटा, बहुत लोगों से कह दिया है, अब कोई भेजेगा तभी तो, तब तक तो मुझे ही करना होगा। रुको मैं प्रतिभा को बुलाता हूँ। आप अकेले कब तक कितना करोगी? रहने दे बेटा, क्यों तंग कर रहा है, वो लगी हुई होगी अपनी सिलाई करने में। आपने बुलाया मुझे? प्रतिभा तुम्हें पता है ना कि मम्मी अकेले किचन में लगी हुई है, काम वाली नहीं आई है, तो तुम्हें अपनी सिलाई का काम छोड़कर मम्मी की हेल्प करनी चाहिए थी ना। वो मेरा ऑर्डर बहुत अर्जेंट था, शादी से पहले के ऑर्डर मेरे पेंडिंग चल रहे थे, इस वजह से वही पूरे कर रही थी। भाभी, आप अपने इन सस्ते से सूटों की सिलाई से इतने करोड़ों रुपए नहीं कमा रही हो जो आप घर के काम नहीं करोगी। वैसे भी अब आपकी शादी हो चुकी है, आप अपना ये सिलाई का काम बंद क्यों नहीं कर देती हो? या तो आप घर देख लो या फिर आप अपनी सिलाई का काम देख लो। सलोनी दीदी, मैं ये काम शादी से पहले से करती आ रही हूँ। मेरे बहुत से कस्टमर मुझसे ही सिलाई करवाते हैं और अब तो मैं इतना करती भी नहीं हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। आप टेंशन मत लो, मैं घर का काम कर दूंगी, मैं सिलाई का काम बाद में कर लूंगी। माँ जी, मैं बर्तन कर देती हूँ, आप रहने दो, आप नाश्ता कर लो दीदी के साथ। प्रतिभा शादी से पहले ही सिलाई का काम कर रही थी। शादी के पहले वो अपना खर्चा सिलाई करके ही निकालती थी। शादी के बाद प्रतिभा अपने सारे ऑर्डर्स ही पूरे कर रही थी, क्योंकि उसके सारे कस्टमर्स के कॉल आ रहे थे। आशीष जी सॉरी, मैं इस बात का आगे से ध्यान रखूंगी कि मेरी वजह से घर में किसी को कोई परेशानी ना हो। प्रतिभा का सिलाई का काम करके अपनी शादी का उठाया हुआ कर्ज चुकाना जरूरी था, इसलिए वो दिन में घर के सारे काम करती और रात में बैठकर सिलाई मशीन पर कपड़े सिलती। प्रतिभा जानती थी कि उसकी माँ की आंखें बहुत कमजोर हो चुकी हैं, इसलिए वो अकेले कपड़े नहीं सिल सकती। सलोनी का हस्बैंड फैशन शोज करवाता था, जगह जगह उसके फैशन शोज होते थे। इस वजह से सलोनी कई बार प्रतिभा को ताने भी सुना देती थी। माँ, ये देखो अरुण मेरे लिए क्या लाए हैं, ये ड्रेस मैं गोद भराई की रस्म के समय पहनूंगी। एक इनका डिजाइन देख लो कपड़ों का, और एक भाभी का देख लो। मेरे हस्बैंड एक बड़ी फैशन डिजाइनर कंपनी से अपने डिजाइनर कपड़े सिलवाते हैं, तभी तो उनके फैशन शोज हिट होते हैं। इनका मन था कि इस बार ये ड्रेस इनकी मॉडल्स पहन रही हैं, तो मैं भी यही ड्रेस पहनूं। मुझे तो हंसी में कह रहे थे कि मैं ही इनकी मॉडल हूँ। अरे तू इसकी बात कहाँ से ला रही है? ये सस्ते देहाती कपड़े बनाने वाली माँ बेटी हैं, इनकी क्या औकात जो दामाद जी के फैशन शो के लिए जो कपड़े बनते हैं उनसे मुकाबला कर पाए। ला, मैं अलमारी में संभाल कर रख देती हूँ। अभी प्रतिभा की सास बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी सलोनी का पति अरुण आ जाता है। अरुण बहुत घबराया हुआ था। क्या हुआ अरुण जी, आप घबराए हुए क्यों हो? प्रतिभा, दामाद जी के लिए पानी लेकर आ। क्या हुआ दामाद जी, कुछ बताओ तो सही। सलोनी, मैंने तुम्हें बताया था ना आज रात को ही मेरा बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला है। मैंने एक बड़े फैशन डिजाइनर को 100 लहंगे बनाने का ऑर्डर दिया था और मैंने पैसे भी एडवांस के दे दिए थे, पर वो फैशन डिजाइनर फ्रॉड निकला। वो मेरे पैसे लेकर ये देश छोड़कर यहाँ से कल रात को ही भाग गया। उसने मेरे जैसे बहुत से लोगों के पैसे खाए हैं। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा, मेरे शो की टिकट भी बिक चुकी है, स्पॉन्सर्स का पैसा लगा हुआ है, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मेरा पैसा तो डूबेगा ही, साथ में मेरा नाम भी खराब हो जाएगा। फिर कोई भी कंपनी मुझे फैशन शोज करने की परमिशन नहीं देगी। आपने पहले अच्छे से जांच पड़ताल क्यों नहीं की? मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि अब कैसे होगा, मुझे तो घबराहट हो रही है। सलोनी, तू इस हालत में चिंता मत ले, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मैं अभी आशीष को फोन करती हूँ, शायद वो इस काम में थोड़ी मदद कर सके। मेरी आशीष से फोन पर बात हुई है, वो घर आ रहा है, पर मुझे कोई भी फैशन डिजाइनर कंपनी इतने कम समय में 100 लहंगे बनाकर नहीं दे रही। मैंने सबसे बात कर ली है। अरुण जीजू, आप टेंशन मत लो, मैं 100 लहंगे तैयार करूंगी। अभी 10 बजे हैं, आप अपनी मॉडल्स को तैयार रखिए, वो मेकअप वगैरह करके रेडी रहेंगी। मैं जैसे जैसे लहंगे तैयार करती जाऊंगी आप मॉडल्स को देते रहना। पर प्रतिभा भाभी, क्या आप 100 लहंगे तैयार कर पाओगी? मुझ पर विश्वास रखिए जीजू, मैं कर लूंगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सब अच्छा होगा।
प्रतिभा ने उस दिन जो हिम्मत दिखाई वो सबकी नजरों में बहुत तारीफ के काबिल थी। प्रतिभा ने फौरन अपनी मम्मी को कॉल किया। वो भी प्रतिभा की मदद के लिए आ गई। उनके साथ और भी सिलाई करने वाले दर्जी थे जो प्रतिभा की मम्मी को बहुत सालों से जानते थे। सबकी कोशिश और मेहनत रंग लाई। प्रतिभा ने सबके साथ मिलकर शो शुरू होने से पहले ही 100 लहंगे सिलकर तैयार कर दिए। अरुण की खुशी का ठिकाना नहीं था। उस रात अरुण का फैशन शो बहुत हिट गया। सबको वो लहंगे बहुत पसंद आए। प्रतिभा भाभी, सचमुच आपने जो मेरे लिए किया है मैं उसका एहसान कैसे चुकाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने इतने कम समय में 100 लहंगे रेडी कर दिए। जीजू, ये तो मेरा फर्ज था। आखिर मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ। थैंक यू, आपको लहंगे पसंद आए। प्रतिभा भाभी, मुझे आपको सॉरी बोलना है। मैं तो हमेशा आपसे गलत ही बोलती रही, पर आपने तो आज मुसीबत के समय हमारी मदद की है। प्रतिभा बहू, अब से तुम्हें इस काम के लिए कोई नहीं टोकेगा। आज तुम्हें और समधन जी को दोनों को सिलाई आती थी और समधन जी की मदद से और भी टेलर हमारी मदद को आ गए। मैं तो सबको दिल से शुक्रिया कहती हूँ। नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है बहन जी। आप सब हमारे अपने हो। और फिर प्रतिभा की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है। उस दिन के बाद उसके ससुराल में सब उससे सम्मान से व्यवहार करते थे, उसे बहुत रिस्पेक्ट देते थे। अब घर में सबके साथ साथ आशीष भी प्रतिभा के काम की रिस्पेक्ट करता था। अरे वाह, वो वाली बनारसी साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। भैया, मुझे वो वाली साड़ी दिखाना। जी मैडम, ये लीजिए। कितने की है ये साड़ी? मैडम सिर्फ 1000 रुपए की है। 1000 रुपए की? नहीं नहीं भैया, ये सस्ती साड़ी तो 2 दिन में ही खराब हो जाएगी। आप मुझे कुछ अच्छी सी महंगी साड़ी दिखा दो। तभी भावना कहती है, भैया वो सस्ती वाली साड़ी मुझे दिखा देना। अरे भावना, मेरी देवरानी होकर तू ये सस्ती सी साड़ी लेगी? रुक, मैं तुझे कोई महंगी सी साड़ी दिलवा देती हूँ। ये सस्ती साड़ी तो महीने भर में ही खराब हो जाएगी। मैडम बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये महंगी वाली कोई साड़ी ले लीजिए, ये सस्ती साड़ी तो जल्दी खराब हो जाएगी। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जानबूझकर ऐसा कह रहे हो ताकि तुम्हारी महंगी साड़ी बिक जाए। तुम दुकान वाले तो सोचते हो कि हम सारा पैसा बस इन महंगे कपड़ों में ही लुटा दे। भावना, अगर पैसे नहीं लाई हो तो मुझसे ले लो, बाद में लौटा देना। कौन सी जल्दी है? अरे नहीं दीदी, मुझे तो वो सस्ती वाली चाहिए। भैया आप उसे ही पैक कर दो। ओफो, तुम नहीं मानोगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। भैया आप मेरे लिए तो वो महंगी बनारसी साड़ी जो 7000 की है वो वाली पैक कर दो। दोनों देवरानी जेठानी अपनी अपनी साड़ियां लेकर घर आ जाती हैं। वाह वाह, कितनी सस्ती और सुंदर साड़ी मिल गई मुझे तो। अगले हफ्ते शर्मा जी के बेटे की शादी में मैं तो इसे ही पहनकर जाऊंगी। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है। वो दोनों अपनी नई बनारसी साड़ी पहनकर उस शादी में जाती हैं। फिर अगले दिन जब भावना अपनी पहनी हुई साड़ी धोती है तो पहली धुलाई में ही उसका सारा रंग उतर जाता है और उसमें बड़े बड़े से धब्बे भी हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जेठानी अनीता की साड़ी धुलने के बाद और भी ज्यादा चमक मारती है। ये देख भावना हैरान रह जाती है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। दरअसल वो एक गरीब घर की लड़की थी जिसकी शादी अमीर घर में हुई थी, लेकिन उसकी बचत करने की आदत अभी भी वैसे की वैसी ही थी। ऐसे ही वक्त गुजरता है। एक रोज भावना शॉपिंग पर जा रही होती है तो उसकी सास उससे कहती है, अरे छोटी बहू, तू बाजार जा रही है ना, तो मेरी सहेली उर्मिला के लिए मॉल से एक अच्छी सी साड़ी ले आना। वो क्या है ना, उसका जन्मदिन है, उसने एक पार्टी रखी है, तो मैं सोच रही हूँ उसे जन्मदिन पर एक अच्छी सी साड़ी ही दे दूं। तू अपने हिसाब से कोई सी भी अच्छी सी साड़ी खरीद कर ले आइयो। मैं बड़ी बहू को कह देती, लेकिन उसे ऑफिस में आज जरूरी काम है, इसलिए वो देर से आएगी। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बाजार जा रही हूँ, मैं लेती आऊंगी। कुछ देर बाद भावना मॉल के अंदर साड़ियों के शोरूम में जाती है तो साड़ियों का रेट सुनकर वो हैरान रह जाती है। हे भगवान, इतनी महंगी साड़ी 10,000 रुपए की? नहीं नहीं, किसी को देनी तो है, थोड़ी सस्ती ठीक रहेगी। इतनी महंगी देकर क्या करना? ये सोचकर भावना उस शोरूम से निकलकर एक सस्ती सी छोटी सी दुकान में जाती है और वहां से 500 रुपए की सस्ती सी बनारसी साड़ी ले लेती है। अरे वाह, इतनी सुंदर साड़ी देखकर तो उर्मिला आंटी खुश हो जाएंगी। ऐसा करती हूँ, एक साड़ी माँ जी के लिए भी ले लेती हूँ, वो इसे पहनकर पार्टी में जाएंगी तो बहुत सुंदर लगेंगी। साड़ियां लेकर वो घर आ जाती है। शाम को भावना की सास सरला उसकी लाई हुई साड़ी पहनकर पार्टी में चली जाती है, जहाँ उसकी सहेली उसकी तारीफ करती है। अरे वाह सरला, तेरी साड़ी तो बहुत ही अच्छी लग रही है, कौन से मॉल से ली? ये साड़ी मुझे मेरी बहू ने गिफ्ट की है। तभी कोने में बैठी 2 सहेलियां आपस में चुगली करते हुए कहती हैं, सच कहूं माया, तो मुझे तो ये किसी मंगल बाजार की साड़ी लग रही है।
ठीक कह रही हो तुम, देखने से ही पता चल रहा है कि कितनी सस्ती दुकान की साड़ी है। फिर कुछ ही देर में सरला की पहनी हुई साड़ी किनारे से फटने लगती है। हे राम, ये बहू कैसी साड़ी लाई है, ये तो अभी से फटने लग गई, अब क्या करूं। धीरे धीरे वो और फटने लगती है। ये देख सरला छुपते छुपाते वहां से रफू चक्कर हो जाती है और घर आती है। घर आकर उसे उसकी सहेली उर्मिला का फोन आता है और वो उस पर खूब चिल्लाती है। अरे उर्मिला, ये कैसी साड़ी दी है तूने, पूरी साड़ी अंदर से फटी हुई है। अरे ऐसा ही घटिया गिफ्ट देना था तो रहने देती, पैकिंग इतनी महंगी और अंदर से चिंदी सी साड़ी। कल ही मैं तुम्हारी ये घटिया सी साड़ी पैक करवा कर तुम्हें वापस भेज दूंगी। फोन कट जाता है, लेकिन अपनी बेइज्जती होती देख सरला को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, छोटी बहू, आज तेरे कारण मेरी सहेलियों में मेरी कितनी बेइज्जती हुई है, इसका तुझे कुछ अंदाजा भी है। अरे खुद सस्ती साड़ियां पहननी थी तो जितना मर्जी पहन लेती, लेकिन यूं सस्ती साड़ियां किसी को देकर तो तूने मेरी नाक ही कटवा दी। ऊपर से मेरी ये साड़ी फट गई वो अलग। अरे इतनी भी क्या बचत करनी। माँ जी, मुझे लगा था इतना महंगा गिफ्ट देकर क्या करना, इसलिए मैंने सस्ती साड़ियां खरीदकर उस पर महंगी पैकिंग करवा ली थी। इसीलिए तुम्हें कहती थी भावना कि सस्ते के चक्कर में मत पड़। अरे सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक ही बार। अरे जितनी तू सस्ती साड़ियां बार बार खरीदने जाती है और एक ही बार पहनने पर वो बेकार हो जाती हैं, उसमें तो महंगी से ज्यादा खर्चा बैठ जाता है। लेकिन ना जाने क्यों तेरी समझ में ये बात आती ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, जेठानी जी, अब से मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी। इतना बवाल होने के बाद फाइनली भावना की समझ में ये बात आ ही जाती है कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक ही बार। अब वो लाभ सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ती।